सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा है, लेकिन अब जो कदम वो उठाने जा रहे हैं उससे पूरी दुनिया टेंशन में नजर आ रही है। पहले ट्रंप ने उनकी मांग न मानने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी और अब अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए वो पूरे अमेरिका में सेना की तैनाती करने की तैयारी में है। तो अमेरिका में मार्शल लॉ लगाएंगे ट्रंप, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। टैरिफ वॉर के बीच अब चीन ने अमेरिकी अधिकारियों पर लगाए वीजा प्रतिबंध, तिब्बत के मुद्दे पर दखल का आरोप, कहा चीन का आंतरिक मामला है तिब्बत। अमेरिका यूरोपियन यूनियन में बढ़ा तनाव, ईयू का अपने अफसरों को निर्देश, यूएस में कीपैड फोन का करे इस्तेमाल, जासूसी की जताई आशंका। म्यांमार के गृह युद्ध में बांग्लादेशी आर्मी की एंट्री, अमेरिका के साथ मिलकर विद्रोहियों की करेगी मदद, सैन्य बेस बनाने का काम शुरू। और चलते चलते में देखेंगे 55 साल बाद समुद्र से निकला कैमरा तो सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरें, क्या पानी के नीचे रहते हैं राक्षस। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। परमाणु बम पर हमें टालने की कोशिश ना करे ईरान, 19 अप्रैल को होने वाली वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेहरान पर हमले की खुली धमकी। हिंदुस्तान और रूस की राजनयिक दोस्ती के 78 साल पूरे, रूस ने हिंदुस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उठाई मांग, रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। अल्जीरिया ने फ्रांस के 12 अधिकारियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश, फ्रांस में एक अल्जीरियाई काउंसलर की गिरफ्तारी के बाद फैसला। बांग्लादेश में मंगल शोभा यात्रा का नाम बदलने पर भड़की शेख हसीना, कहा यह बांग्लादेश की संस्कृति पर हमला, पूर्व पीएम ने लोगों से यूनुस सरकार को बाहर निकालने की अपील। तो अमेरिका में मार्शल लॉ लागू होने वाला है। 100 घंटे के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मार्शल लॉ लागू किए जाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। अमेरिका में इस वक्त सभी लोग 20 अप्रैल की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में चर्चा हो रही है कि इसी दिन ट्रंप मार्शल लॉ का ऐलान कर सकते हैं। वैसे ट्रंप का यह मार्शल लॉ पूरी तरह से सैन्य शासन भी नहीं होगा, बल्कि ट्रंप 1807 के विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ही वो चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि वो संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति पद का एक और कार्यकाल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से अब मार्शल लॉ को भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ट्रंप अपनी इस योजना में कामयाब होते हैं तो ये तय है कि वो एक बार और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए संविधान में बदलाव भी करवा सकते हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभाली थी तो उन्होंने सबसे पहले आदेश में देश की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के 90 दिन बाद ट्रंप विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल कर सेना की तैनाती कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 1807 का ये विद्रोह अधिनियम है क्या, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो 1807 का विद्रोह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को खास हालात में सेना और नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाजत देता है। अगर देश में कोई बगावत, हिंसा या कानून का उल्लंघन हो रहा है तो इस कानून के जरिए राष्ट्रपति सेना भेज सकते हैं, जिससे स्थिति को काबू में लाया जा सके। इसमें आम नागरिकों का विरोध भी शामिल है। इस कानून के लागू होने से अमेरिकी संविधान में शामिल पॉस कॉमिटेटस एक्ट निष्प्रभावी हो जाएगा। पॉस कॉमिटेटस एक्ट एक ऐसा कानून है जो आमतौर पर अमेरिकी सेना को देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में दखल देने से रोकता है। इसका मतलब है कि सेना आम नागरिक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन 1807 का विद्रोह अधिनियम इस कानून से ऊपर है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो इस एक्ट का इस्तेमाल करके सेना को देश के अंदर तैनात कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं, वो ये तय कर सकते हैं कि सेना को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाए। वैसे विद्रोह अधिनियम मार्शल लॉ की तरह जरूर है, लेकिन ये मार्शल लॉ से थोड़ा अलग है। मार्शल लॉ में पूरे राज्य या इलाके का कंट्रोल सेना के एक जनरल को दे दिया जाता है, यानी सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है, वो ही सभी फैसले लेती है। सेना सिर्फ राष्ट्रपति की सलाह पर काम करती है, जबकि विद्रोह अधिनियम में सेना सरकार की मदद करती है, उसकी जगह नहीं लेती। इस बीच ट्रंप का एक और आदेश सवालों में है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोक दिया है।
ट्रंप प्रशासन ने 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के सामने मांग रखी थी कि यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस, एडमिशन और हायरिंग प्रोसेस पर सरकार को नियंत्रण दिया जाए और इनमें बड़ा बदलाव किया जाए। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफिस बंद करने और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की जांच में इमिग्रेशन अफसरों की मदद करने की भी मांग रखी गई थी। हालांकि हार्वर्ड ने इन मांगों को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। हार्वर्ड प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने कहा कि यूनिवर्सिटी सरकार के आगे नहीं झुकेगी और अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगी। कोई भी सरकार या सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी हो, वो ये तय नहीं कर सकती कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा सकती है, किसे दाखिला या नौकरी दे सकती है और कौन से सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई या रिसर्च कर सकते हैं। साफ है, ट्रंप शिक्षा से लेकर नागरिक अधिकारों सभी पर सख्त नियंत्रण की तैयारी कर रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव की। तो अमेरिका और चीन के बीच तनातनी थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने अब एक और कड़ा कदम उठाया है। दरअसल चीन ने अमेरिका के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कड़े वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए होंगे जो तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई में शामिल रहे हैं। मामले में जानकारी देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि तिब्बत का मामला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। चीन के विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून के मुताबिक चीन ने उन अमेरिकी कर्मियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जिन्होंने शिजांग यानी तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर गंभीर रूप से काम किया है। आपको बता दें कि चीन में तिब्बत की पहचान शिजांग के नाम से है। बता दें कि वॉशिंगटन ने चीनी अधिकारियों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, जिसके जवाब में अब चीन ने यह कदम उठाया है। 31 मार्च को इसे लेकर जानकारी देते हुए अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो ऐसे चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा जो तिब्बती इलाकों में विदेशी पत्रकारों, टूरिस्ट और ऑब्जर्वर्स की एंट्री रोकने में शामिल रहे हैं। ये कदम 2018 के एक्सेस टू तिब्बत एक्ट के मुताबिक है। वहीं अमेरिकी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन ने कहा कि हम किसी भी देश या व्यक्ति की ओर से मानवाधिकार, धर्म और संस्कृति का झूठे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर शिजांग मामले में दखल देने का विरोध करते हैं। इससे पहले चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई पर भी रोक लगा दी थी। यानी चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। The iPhone could finally be. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों को लेकर दुनिया भर के कई देशों में पहले से ही तनाव देखा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तो आमने सामने तक आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख से काफी नाराज दिखाई दे रहा है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका के तेवर यूक्रेन को लेकर काफी तीखे नजर आ रहे हैं। अब इस बीच यूरोपियन कमीशन को डर सता रहा है कि अमेरिका उसके कर्मचारियों की जासूसी कर सकता है। इसलिए कमीशन ने अमेरिका जाने वाले अपने कर्मचारियों को कीपैड वाले साधारण फोन और बेसिक लैपटॉप जारी किए हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में यूरोपियन कमीशन के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि अमेरिका जाने वाले कर्मचारियों को ब्रिटेन की सीमा से बाहर जाते ही अपने स्मार्टफोन बंद कर देने चाहिए और उन्हें विशेष कवर में रखना चाहिए ताकि सर्विलांस से बचा जा सके। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले से परिचित 4 लोगों के हवाले से लिखा कि अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों के लिए अमेरिका जाने वाले यूरोपियन कमीशन के आयुक्तों और सीनियर अधिकारियों को इस सुरक्षा उपाय के तहत रखा जाएगा। इन लोगों ने बताया कि चीन और यूक्रेन की यात्रा के दौरान इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन पहले से ही होता रहा है। इन दोनों देशों में जासूसी के जोखिम के कारण विदेशी मेहमान स्टैंडर्ड IT किट लेकर नहीं आ सकते। एक अधिकारी ने कहा कि डर है कि अमेरिका यूरोपियन कमीशन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकता है। यूरोपियन कमीशन ने पुष्टि की है कि उसने अपनी साइबर सिक्योरिटी को हाल ही में अपडेट किया है, लेकिन उसने अमेरिका की तरफ से जासूसी की संभावनाओं पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि उसकी डिप्लोमेटिक सर्विस हमेशा से ऐसे सिक्योरिटी अपडेट में शामिल रही है। हालांकि व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना अमेरिका को परेशान करने के लिए की गई थी। उन्होंने यूरोपीय संघ के निर्यात पर 20% रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दिया था। हालांकि बाद में 90 दिनों के लिए ट्रंप ने इस पर रोक लगाने की घोषणा भी की और फिर टैरिफ को 20 से घटाकर 10% कर दिया।
हालांकि यूरोपीय संघ ने अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने के बाद 21 अरब यूरो के अमेरिकी निर्यात के खिलाफ अपने जवाबी उपायों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक व्यापार युद्ध को सुलझाने की कोशिश में सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ बातचीत भी करते नजर आए। और अब अगली खबर में बात करेंगे म्यांमार की। तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाला देश म्यांमार लंबे वक्त से अशांत है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आंग सान सू की सरकार को हटा दिया, जिसके बाद से ही विद्रोही गुटों और जुंटा सेना के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप ने भी भयंकर तबाही मचाई, लेकिन उस दौरान भी जुंटा सेना और विद्रोहियों के बीच का ये संघर्ष नहीं थमा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और अब खबर आ रही है कि म्यांमार में बांग्लादेश और अमेरिका की एंट्री होने जा रही है। बांग्लादेशी सेना म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ अराकान आर्मी और चिन नेशनल फ्रंट यानी सीएनएफ के जैसे विद्रोही समूहों का मदद करेगी। इन विद्रोही गुटों को पहले से ही अमेरिका से समर्थन मिला हुआ है और अब बांग्लादेश की सेना म्यांमार के रखाइन प्रांत में अमेरिका समर्थित छद्म युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की मदद देगी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना म्यांमार के विद्रोही गुटों को रसद आपूर्ति और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराएगी। सेना की 10वीं, 17वीं और 24वीं डिवीजन को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए बांग्लादेशी आर्मी ने टेकऑफ के पास बेस बनाना भी शुरू कर दिया है, जहां से म्यांमार में मदद भेजी जाएगी। कॉक्स बाजार हवाई अड्डे को भी ड्रोन बेस के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यहां से तुर्की निर्मित ड्रोन उड़ान भरेंगे और रखाइन में विद्रोहियों की मदद करेंगे। दरअसल म्यांमार बांग्लादेश से एक बड़ी सीमा शेयर करता है। ऐसे में बॉर्डर के इलाकों में चल रहे संघर्ष की चिंगारी बांग्लादेश में भी पहुंचने की आशंका है। तो दावा किया जा रहा है कि इसे रोकने के लिए बांग्लादेश ने म्यांमार में दिलचस्पी दिखाई है। इससे रोहिंग्याओं के मुद्दे को भी जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश उनसे छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में म्यांमार में उनकी वापसी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने में विद्रोही गुट जुंटा पर काफी भारी पड़े हैं। ऐसे में बांग्लादेशी मदद उनकी ताकत को जुंटा के खिलाफ और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे जुंटा शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे क्या वाकई में पानी के नीचे रहते हैं राक्षस। तो आपने दादी नानी से दैत्यों और राक्षसों की कहानी तो जरूर सुनी होगी। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में भी सदियों से लोग ऐसे ही एक राक्षस की कहानी सुनते आ रहे थे। वो राक्षस जो पानी के नीचे रहते हैं, जिसे नेसी का नाम दिया गया था। माना जाता है कि ये राक्षस एक झील के अंदर आज भी रहता है। इसी की खोज में 55 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की। उन्होंने कुछ कैमरों को झील की गहराई में डाला और अब जाकर ये कैमरा बाहर निकाला गया है 55 साल बाद। कैमरे ने ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड की जिसे देखकर साइंटिस्ट भी चौंक गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में लॉक नेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने लॉक झील के अंदर 6 कैमरे डाले थे। ये टीम 1960 में गठित की गई थी, जिनकी जिम्मेदारी थी झील के अंदर मौजूद दैत्य का पता लगाना। टीम ने झील के अलग अलग हिस्सों में 6 कैमरे लगाए, जिसमें से 3 तो झील में आए तूफान की वजह से खो गए। लेकिन हाल ही में एक रोबोट पनडुब्बी ने बचे हुए कैमरों में से एक को झील की गहराई में से खोज निकाला है। ये कैमरा 591 फीट की गहराई पर था। कैमरे को उसी वक्त कांच के एक कंटेनर में सील कर अंदर छोड़ा गया था। ये एक क्लॉकवर्क इंस्टामैटिक कैमरा था, जिसमें इनबिल्ट क्यू फ्लैश था। एक बार में 4 तस्वीरें इससे ली जा सकती थी। लॉक नेस प्रोजेक्ट से जुड़े एड्रियान शाइन ने इस कैमरे की पहचान की। वो इस बात से चौंक गए कि कंटेनर में कैमरा इतने सालों बाद भी सुरक्षित था और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी काफी चौंकाने वाली हैं। उनमें कोई राक्षस या दैत्य तो नजर नहीं आया, लेकिन झील के नीचे का पानी जो धुंधला मटमैला था वो काफी डरावना दिखाई दिया। ब्रिटेन के नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर मैट किंग्सलैंड का कहना है कि ये झील रोबोट पनडुब्बियों की टेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी लोकेशन मानी जाती है, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी उन्हें देखने को मिलेगा। फिलहाल फिल्म कैमरा और उसके केस को द लॉक नेस सेंटर को सौंप दिया गया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम